आज हम आपको क्लास 8 का लेसन नंबर व्याकरण का लेसन नंबर 1 भारतीय भाषाएं और हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। इस विषय को ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए कि हम इस विषय पर क्या आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, भाषा किसे कहते हैं। भारतीय भाषाएं और हिंदी में सबसे पहले है भाषा किसे कहते हैं। भाषा भाषा भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। भाषा मन के भाव और विचारों को प्रकट करने का एक साधन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। भाषा के माध्यम से वह अपने विचारों और भावनाओं को, सूचनाओं को आदान प्रदान करना चाहता है। भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है, जिसे भाषा कहते हैं। भाषा के भेद या भाषा के अंग। भाषा के दो भेद, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण देना, वाद विवाद करना, कहानी सुनाना, समाचार पत्र पढ़ना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। दूसरा है लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, ईमेल करना, कंप्यूटर पर टाइप करना आदि यह लिखित भाषा के उदाहरण हैं। हम द्रविड़ और आर्य परिवार की भाषा है। तीसरा नंबर है इसमें द्रविड़ और आर्य परिवार की भाषा। हमारे देश में द्रविड़ और आर्य परिवार के लोग रहते हैं। इनके रहने से इनके मध्य भाषा का आदान प्रदान होता था, विचारों का आदान प्रदान होता था भाषा के माध्यम से। तो भारत में 4 परिवारों की भाषा प्रचलित है। पहला है आर्य परिवार, दूसरा है द्रविड़ परिवार, तीसरा है तिब्बत वर्मी परिवार और चौथा है आग्नेय परिवार। इसमें से भारत में आर्य और द्रविड़ परिवार की जो भाषाएं हैं वो आज भी प्रचलित हैं। तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु। तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु यह दक्षिण भारत में है और ये दक्षिण भारत की द्रविड़ परिवार की भाषाएं कहलाती हैं। तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु द्रविड़ परिवार की भाषाएं कहलाती हैं और बाकी की जो भाषाएं हैं, भारत की सभी प्रमुख जो भाषाएं हैं वो आर्य परिवार की भाषाएं कहलाती हैं। हमारे देश के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। इसमें से कुछ देखिए, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा, मानक भाषा। ये हमारे पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भाषा परिवार से जुड़े हुए भी हैं सब। मातृभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, या संपर्क भाषा किसे कहते हैं, राजभाषा, मानक भाषा किसे कहते हैं आदि। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको मातृभाषा के संबंध में, इसको ध्यान से सुनिए। बच्चा अपने माता पिता और परिवार से जो भाषा सीखता है, बच्चा अपनी माँ और पिता से, अपने परिवार से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे कोई हिंदी परिवार का बच्चा है तो वो सबसे पहले अपने माता पिता से या परिवार के लोगों से हिंदी भाषा सीखता है। मान लो कोई उड़िया परिवार का बच्चा है तो वो सबसे पहले अपनी माँ से उड़िया भाषा सीखता है, बोलता है।
तो इस प्रकार परिवार के द्वारा बोले जाने वाली जो भाषा होती है वो मातृभाषा कहलाती है। माँ के द्वारा बोले जाने वाली जो भाषा है वो मातृभाषा कहलाती है। बच्चा अपनी माँ से जो भाषा सीखता है वो मातृभाषा कहलाती है। दूसरा इसमें है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जो भाषा पूरे राष्ट्र में बोली और समझी जाती है, पढ़ी और लिखी जाती है। जो भाषा पूरे राष्ट्र में बोली और समझी जाती है, पढ़ी और लिखी जाती है, वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हमारे देश में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदी भाषा में सरकारी कामकाज, प्रशासन का काम भी होता है, इसलिए हिंदी यहाँ की राजभाषा है। इसके बाद आता है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा जिस भाषा को अधिकांश लोग बातचीत में व्यवहार में रखते हैं, जिस भाषा को देश के अधिकांश लोग बातचीत में व्यवहार में उपयोग में लाते हैं, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। हिंदी हमारे देश की संपर्क भाषा है, क्योंकि किसी भी प्रांत का, भारत में जितने भी स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं, प्रदेश हैं, जितने भी हैं प्रदेश, उन सब में हिंदी भाषा को बोला और समझा जाता है और लोग हिंदी बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए इसको संपर्क भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। भारत में 70-80% ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं, हिंदी पढ़ते हैं और हिंदी लिखते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, टीवी सीरियल बनाने के क्षेत्र में इसी हिंदी संपर्क भाषा का प्रयोग हो रहा है। तो संपर्क भाषा। अब है राजभाषा। राजभाषा का मतलब है प्रशासन में, सरकारी कामकाज में उपयोग में लाई जाने वाली भाषा। तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ की सरकारें हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार करते हुए सरकारी कामकाज में, प्रशासन में उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रशासन और सरकारी कामकाज में उपयोग में लाए जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। हिंदी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजभाषा है। इन प्रदेशों में सरकार का सारा काम, प्रशासन का सारा काम हिंदी भाषा में होता है, इसलिए इसको राजभाषा कहते हैं। और अंत में है मानक भाषा। ये मानक भाषा किसे कहते हैं? ध्यान से सुनो। शिक्षा, साहित्य, सरकारी कामकाज आदि क्षेत्रों में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसको मानक भाषा कहते हैं। न्यूज़पेपर में तुमने देखा होगा, न्यूज़पेपर या समाचार पत्र की भाषा दूसरी होती है। किताबों में जो भाषा होती है वो दूसरे प्रकार की होती है। सरकारी कामकाज में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो दूसरे प्रकार की है। तो इस प्रकार इन क्षेत्रों, शिक्षा, साहित्य, समाचार पत्र, सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसको मानक भाषा कहते हैं। अब है इसके बाद है व्याकरण। देखिए, भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना, लिखना जरूरी है। किसी भी भाषा को जब हम शुद्ध रूप में बोलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तभी उसकी सार्थकता है। तो ये जरूरी है वो भी भाषा हम उसको शुद्ध रूप में पढ़ें और शुद्ध रूप में लिखें, तभी हमारा पढ़ना और लिखना सार्थक होगा। जैसे हम हिंदी की किताब लेकर पढ़ते हैं तो ध्यान देकर पढ़ें और शुद्ध पढ़ें, उसमें किस प्रकार मात्राओं का उपयोग हुआ है उसको हम ध्यान दें और उसी के अनुसार उच्चारण करके पढ़ें।
लिखते समय भी हमारा विशेष ध्यान लिखने में लिखते समय मात्राओं पर होना चाहिए। हम शुद्ध लिखें, शुद्ध लिखेंगे तभी हमारा जो लिखने का मतलब होगा उसका अर्थ होगा, उसमें हमको सही परिणाम सामने आएंगे, सही नतीजे हमको देखने को मिलेंगे। इसके लिए जरूरी है कि हम किताब में जो कुछ लिखा गया है उसका एक पैराग्राफ हर दिन लिखें, देख देख के लिखकर शुद्ध लिखें जैसा किताब में लिखा है, तब हम हिंदी शुद्ध लिखना सीख सकते हैं। तो हिंदी शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना जरूरी है, तभी हम इसमें सफल हो सकते हैं। तो व्याकरण जो होता है, व्याकरण मतलब नियम की पुस्तक, व्याकरण मतलब नियम की पुस्तक। जो शास्त्र हमें किसी भी भाषा को शुद्ध से पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वो शास्त्र है जिसके द्वारा, जिसकी सहायता से हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना और बोलना आता है, तो इसका ज्ञान प्राप्त होता है। तो व्याकरण किसी भी भाषा से पहले उसके व्याकरण की जानकारी चलती है। व्याकरण में भाषा के सारे नियम होते हैं और वो नियम को हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका उपयोग करते हैं, तभी हम शुद्ध भाषा सीख सकते हैं। तो किसी भी भाषा से पहले हम उसके व्याकरण को जानना जरूरी है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में किसी भी भाषा के वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है। शब्द विचार में शब्दों की बनावट और उनके उपयोग के बारे में जानकारी मिलती है। और वाक्य में वाक्यों के प्रकार और उनके निर्माण के संबंध में हमको जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आपके इस पहले लेसन में इतना ही किया हुआ है। इसके साथ साथ एक विशेष बात इसमें कहेंगे, भाषा के साथ लिपि का भी उल्लेख है। लिपि किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका है वो लिपि कहलाता है। लिखने का ढंग, लिखने का तरीका, लिखने का स्टाइल तो लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि, संस्कृत और मराठी भाषा को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है। पंजाबी भाषा को गुरमुखी लिपि में लिखा जाता है और अरबी और उर्दू भाषा को फारसी लिपि में लिखा जाता है। तो हमारे देश में कुछ इस प्रकार की लिपियां भी हैं जिनसे ये भाषा लिखी जाती है। तो भारत में आर्य और द्रविड़ भाषाएं परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के संविधान में, भारतीय संघ में हिंदी भाषा को राजभाषा और अंग्रेजी भाषा को सहराजभाषा का दर्जा दिया गया। अब अंग्रेजी भाषा के संबंध में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है, इसका अपना एक वर्णमाला है और इसमें मात्राएं नहीं हैं और ये भाषा व्यापार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रयोग में लाई जाती है। इसलिए अंग्रेजी भाषा को भी सीखना बहुत जरूरी है। संसार में यदि आपको संपर्क करना है संसार से, विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार और व्यापार के क्षेत्र में यदि आपको काम करना है तो आपको अंग्रेजी भाषा पढ़ना लिखना जरूरी है। अंग्रेजी हमारी प्रगति में, हमारे विकास में योगदान दे रही है, हमारे भविष्य को संवार रही है और भारतीय संघ में सह राजभाषा के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। यानी हमारे हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं, जितने भी प्रदेश हैं, वे अपनी प्रादेशिक भाषा
के अलावा अंग्रेजी भाषा में भी सरकारी कामकाज कर सकते हैं। तो प्रदेशों में दो भाषाएं चलती, एक प्रादेशिक भाषा और दूसरा अंग्रेजी भाषा, जिसको कि आजकल सहराज भाषा का दर्जा दिया गया है। तो अंग्रेजी भाषा हमको सीखना है, पढ़ना है, लिखना है और उसको सीख कर हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे देश में 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। द्रविड़ परिवार की 2 भाषाओं के नाम हैं तमिल और मलयालम। इसके अलावा जैसे अभी बताया था आपको कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं हमारे व्यक्तित्व का विकास करती हैं और शिक्षा, साहित्य, सरकारी कामकाज आदि में हिंदी के मानक रूप का ही ज़्यादातर प्रयोग होता है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं संसार में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान ने हिंदी भाषा को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। इसके अलावा देखिए हमारे भारत में जितने भी प्रदेश हैं उन प्रदेशों में प्रादेशिक भाषा, जैसे उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है और मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है और इनको सीखने के लिए अलग अलग लिपियाँ हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, नेपाली भाषा को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, संस्कृत भाषा को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, मराठी भाषा को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसके अलावा पंजाबी भाषा को गुरमुखी लिपि में लिखा जाता है, उर्दू भाषा को फारसी लिपि में लिखा जाता है। हाँ, तो हिंदी के प्रचार प्रसार में सिनेमा में, नाटक में, हिंदी सीरियल्स में, समाचार पत्रों का बहुत योगदान है। हिंदी के प्रचार प्रसार में इन माध्यमों का बहुत योगदान रहा है। हमारे देश में समाचार पत्रों के माध्यम से भी हिंदी का बहुत प्रचार प्रसार हुआ है। हिंदी संसार की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है जो पूरे विश्व में बोली और समझी जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रीयता और हमारी संस्कृति की भाषा है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए और अब इस लेसन के बाद हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ हमारी पुस्तक में सवाल दिया है, राजभाषा का क्या अर्थ है? राजभाषा का अर्थ है सरकारी कामकाज में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा। हमारी बुक के आधार पर एक सवाल है, मानक हिंदी से क्या आशय है? शिक्षा, साहित्य, सरकारी कामकाज में प्रयुक्त हिंदी को मानक भाषा कहा गया है। संविधान में हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय जनसंचार मीडिया में सबसे अधिक प्रचलित भाषा हिंदी है। भारत संघ की सर्वभाषा अंग्रेजी है। तो इस प्रकार भाषा, भारतीय भाषाएं और हिंदी पाठ में ये सब कुछ बताया गया है। दूसरा पाठ जो कि हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे
उसका परिचय थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं कि वर्ण विचार, दूसरा लेसन है थोड़ा वर्ण विचार, यानी वर्णों के बाद अल्फाबेट। हर भाषा में वर्ण विचार होता है, जैसे अंग्रेजी में वर्ण विचार में ABCD, हिंदी में वर्ण विचार में अनार्य, आंध्य, हिंदी, उड़िया में अ, आ, हर्ष, ये सारे वर्ण। वर्ण का मतलब होता है वह ध्वनि जिसके और पूरे ना किए जा सकते या नहीं हो सकते। वर्ण और ध्वनि है भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। तो वर्णों की सहायता से शब्द बनाए जाते हैं, शब्दों से फिर वाक्य बनाए जाते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अनार के अ से लेकर हल तक वर्णमाला कहलाता है। हिंदी में वर्णमाला में 52 अक्षर, जिसमें अनार के अ से लेकर औरत का ओ तक स्वर कहलाता है और हलंत के क से लेकर हल का ह तक व्यंजन कहलाता है। इसके बाद शेष के नीचे अक्षर बसते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो 11 स्वर, 33 व्यंजन। हिंदी में 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन। क वर्ग, व्यंजन में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ऐसा व्यवस्था है। जैसे क वर्ग में क ख ग घ अंग, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में क ख ग घ, क ठ ड ढ ण, त वर्ग में त थ द ध न, प फ ब भ म। तो इस प्रकार ये व्यंजन के अंतर्गत आता है। हिंदी में कुछ संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। जैसे छत्री कक्षा। ये छत्री कक्षा जो है वो छत्री कक्षा जो है जो क और श व्यंजन से मिलकर बना है। जैसे बनेंगे राक्षस, छत्री, क्षमा। इसमें जो पहले अक्षर में छ लगा है वो क और श, षटकोण का श से मिलकर बना है। उसी तरह ज्ञानी के जो संयुक्त व्यंजन है वह ज और इया से मिलकर बना है, जिसे ज्ञान, ज्ञानी, विज्ञान, प्रज्ञा, इन शब्दों में ज्ञानी के घर शब्द का प्रयोग, व्यंजन का प्रयोग हुआ है। त्र, जैसे पत्र, रोटी, त्रिभुज, ये जो त्र है जो पहला लगा है, ये व्यंजन त और र से बना और अंत में श्र, श और र से श्र बना है। जैसे श्रम, श्रद्धा, श्रेष्ठ और श्रेष्ठ। तो आज समय हो गया है, इसलिए यहीं तक आपको बता रहे हैं। ओके, धन्यवाद।